हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन है वो CUET के ऊपर है। CUET मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि पीजी और यूजी दोनों के लिए होता है। यूजी के फॉर्म बहुत पहले ही रिलीज हो चुके हैं। अभी इन्होंने पीजी के लिए भी एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं। इस सेशन में मैं आपसे वो सारी बात डिटेल शेयर करूंगा जो आपको जानने के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली चीज ये कि पिछले साल की तरह इस बार भी ये काफी सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एक ही एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो इस बार जो है काफी सारी नई यूनिवर्सिटी इसमें ऐड हुई हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें ऐड हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन से लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स निमसेट के एप्लीकेशन को फिल नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एलिजिबिलिटी या और भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स के साथ में निमसेट के फॉर्म को एप्लीकेशन नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET बहुत ही अच्छा एग्जाम माना जाता है। इसमें काफी सारी यूनिवर्सिटी हैं। जो यूनिवर्सिटी आपको कंफर्टेबल लगे उसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो सारी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटी के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं, और वो मैं आपको बता देता हूँ एक जनरल आइडिया के लिए। जैसे कि JNU, VHU, जो कि उनकी काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है एज अ प्लेसमेंट वाइज और एज अ करिकुलम, पढ़ाई, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इस बार इसमें ऐड की गई है, जो पिछले साल अलग से एग्जाम लिया था। ये जो एंट्रेंस एग्जाम है बहुत सारे कोर्सेज के लिए एक ही लिया जा रहा है। आप एक साथ 20 क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन पेपर अगर आप एक साथ चूज करेंगे तो आपको एक ही फी देनी होगी। अभी वो सारी बातें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कई सारी चीजें हम लोग मिस कर देते हैं। मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन इस बात को लेकर के आ रहे हैं कि सर क्या हम CUET का एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या हमारी एलिजिबिलिटी इसमें है या नहीं है। तो उन सभी लोगों के लिए मैं ये बात कहूंगा कि पहले तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा अभी कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन को कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको रीड करना है, क्योंकि चूंकि ये एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है तो काफी बड़ा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। आपको जो आपके मतलब का है उसको आपको पूरी तरह से रीड करना है, समझना है, तभी आपको एप्लीकेशन करना है। बस ये चीज अगर आप कर लेंगे तो ना तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होगी, और ना ही आपको एलिजिबिलिटी को लेकर के अभी जो जो आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस के साथ में मैं आपके साथ में भी डिटेल्स शेयर करूंगा। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, आपको गूगल पर डालना होगा CUET.NTA.NIC.in, जो कि CUET की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लेटेस्ट न्यूज है, जो कि इन्होंने एक पब्लिक नोटिस दिया था, इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसके अलावा ये पूरी वेबसाइट आप एक बार देखें। यहाँ पर कैंडिडेट की एक्टिविटी है, यानी रजिस्ट्रेशन की लिंक भी आपको यहीं से देखने की मिलेगी। इसके अलावा हेल्प डेस्क कॉन्टेक्ट अस दिया गया है, कोई प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हैं एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है। बाकी इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए पब्लिक नोटिस जो कि इन्होंने 20 मार्च को ही रिलीज किया था। इसमें मैं आपको खास बात बता दूं कि क्या क्या है। जो ऑनलाइन फॉर्म का सबमिशन है वो आप कब तक कर सकते हैं, तो देखिए 20 मार्च से 19 अप्रैल तक आप कर सकते हैं, अप टू 5 PM तक। ठीक है, तो आपको टाइम का बहुत ध्यान देना है। 20 मार्च से 19 अप्रैल आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करिए, इत्मीनान से उसको पढ़िए, देन इसके बाद में आप उसको एप्लीकेशन। 19 अप्रैल के बाद अ, आप एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, और 19 अप्रैल को रात को 11:50 तक आप अपनी एप्लीकेशन फी पेड कर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट है 19 अप्रैल 5 PM, और आपका पेमेंट जो है वो लास्ट आप कर सकते हैं वो 19 अप्रैल की 11:50। ठीक है, शाम तक। इसके बाद करेक्शन विंडो जब ओपन होगी तो करेक्शन विंडो के लिए मैं आपको बता दूं 20 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में ये करेक्शन विंडो ओपन होगी। एडमिट कार्ड
डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये आपको वेबसाइट पर अनाउंस किया जाएगा, अभी इन्होंने नहीं दिया है। ड्यूरेशन 120 मिनट यानी 2 आवर्स का ये टेस्ट होगा। जो एप्लीकेंट जिस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे उन सभी के लिए 120 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जब शेड्यूल किया जाएगा तो किस कोर्स का टेस्ट कब है वो आपको वेबसाइट पर रिलीज किया जाएगा। जो वेबसाइट है आपको रेफर करना है वो है cuet.nta.nic.in और www.nta.ac.in। इनके अलावा आप कहीं और ना भटकें क्योंकि हर अलग वेबसाइट पर अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी देखने। ठीक है। और जो भी नोटिस है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पर आपको दिया जा रहा है, वो ये है। और ये आपको हेल्प डेस्क मेल आईडी है अगर आप कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर। दैट क्लियर। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। ठीक है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन में जाएंगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, यहाँ सिलेबस है, अभी सिलेबस उन्होंने अपडेट नहीं किया है। ठीक है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पर ये लिंक दी गई है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको फर्स्ट पेज ये ओपन होता दिखेगा। ठीक है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए, आप देख सकते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट, ये इनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इनकी इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको सबसे पहले तो ध्यान देना है इंडेक्स, जो भी जानकारी आपको चाहिए, क्योंकि ये 827 पेज का है, 827 पेज का है। आपको क्या पढ़ना है वो आपको देखना पड़ेगा। यानी कि जैसे सपोज दैट कि अगर आप एमसीए या एमएससी के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको अपनी वो जानकारी देखनी है। पहले कॉमन इंफॉर्मेशन है फॉर्म से रिलेटेड जो सभी स्टूडेंट्स को एक साथ एक ही जगह आपको मिल जाएगी। तो शुरुआत के पेजेस पे ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। कोर्स से रिलेटेड जो जानकारी है या सर्टिफिकेट से रिलेटेड या जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जानकारी है वो देखिए पेज नंबर 26 से 34 तक दिया गया है, 26 से 34। और अपेंडिक्स नंबर 1 1 2 यानी पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, वो सारी जानकारी यहाँ पर 122 तक दी गई है। ठीक है। तो ज्यादा नहीं है, 122 तक। इसके बाद में जो कोर्स से रिलेटेड जानकारी है वो आगे है, मैं आपको बताऊंगा। देन अब हम बात करेंगे जो इनकी इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो क्या क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म 20 मार्च से 19 अप्रैल, और 19 अप्रैल तक आप अपनी फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जो एप्लीकेशन की फी है वो 1000 रुपीज है, जो कि अप टू 3 पेपर्स के लिए है। यानी कि आप 3 पेपर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसकी फीस 1000 फॉर जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 800, और SC ST या थर्ड जेंडर के लिए 750, PWD के लिए 700। ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, आप एक बार अच्छे से रीड आउट करेंगे तो आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बात, इसके बाद में यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, इवेंट्स लिखे हुए हैं। अब एक बार हम इवेंट्स पे बात करेंगे कि यहाँ पर एग्जाम की डेट अभी भी नहीं दी गई है, एडमिट कार्ड की डेट नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 120 मिनट्स का है। 2 शिफ्ट में ये एग्जाम लिया जाएगा, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। अगर शिफ्ट 1 में अगर आपका एग्जाम होता है तो 10 से 12 के बीच में होगा। ठीक है, सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक। और शिफ्ट 2 का 3 बजे से 5 बजे, यानी कि शाम 3 बजे से 5 बजे तक होगा। इज दैट क्लियर? ये सारी जानकारी यहाँ पर आपको इस नोटिस से मिल जाएगी। देन इसके बाद में हम एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, ये आप देखिएगा। इसके बाद में द कैंडिडेट हु हैव पास द बैचलर डिग्री, यानी कि कैंडिडेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पास्ड या अपीयरिंग होना चाहिए, बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन और अपीयरिंग। ठीक है। However, the candidate will require to fulfill the age criteria of the university in which they are desirous of taking admission। ठीक है, ये बात समझिए। इसके बाद में आप जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। देखिए मैं आपको बस
ये रिव्यू करा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि आपका कोर्स कौन सा है, किस कोर्स में आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो बहुत सारे कोर्स यहाँ पर हम एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे हम अगर बात करेंगे एमसीए के लिए, एमसीए कोर्स के लिए बात करेंगे, तो हमारा जो कोर्स कोड है वो SCQP09 है। SCQP09 ये हमारा कोर्स कोड है। ठीक है, जिसमें आपको मैं बता दूं, कोर्स का नाम लिखा है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिग डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इन पर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें एमसीए, एमएससी, एमटेक ये कोर्स कराए जाएंगे। इसके साथ में एक डिप्लोमा कोर्स भी है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है। तो ये कोर्सेज जो हैं वो इस कोर्स कोड के अंदर आएंगे, SCQP09। ठीक है, इस बार कोर्स का कोड चेंज हो गया है, और इन्होंने जो कैटेगरी इस बार डिवाइड की है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड की है, साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, लैंग्वेज के लिए। ठीक है, ये सारे कोर्सेज के लिए इन्होंने कैटेगरी डिवाइड की है। उस साइंस कैटेगरी के अंदर SCQP09, ठीक है, जो कि एमसीए वाले एप्लीकेंट, एमएससी वाले और एमटेक वाले एप्लीकेंट्स इस पर्टिकुलर कोर्सेस में एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई कोर्स की इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन है वो मैं आपको बता दूं। लगभग मैंने आपको ये सारी चीज तो बता ही दी है कि कब आपको, अच्छा, ये जो इम्पोर्टेंट बात है वो सीबीटी मोड में ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको देना होगा, जहाँ पर अ, 4 ऑप्शंस होंगे। अगर आपको अपना ऑप्शन बदलना भी होगा तो ये भी फैसिलिटी होती है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर इनका रिपोर्टिंग टाइम ये सब दिया गया है, कब से कब तक आपको हॉल में बिठाया जाएगा, कब यानी कि टेस्ट एग्जैक्टली चालू होगा, इंस्ट्रक्शन रीड करने का टाइम क्या होगा, ये सारी जानकारी यहाँ पर लगभग दी गई है। ठीक है, तो आप इसको रीड आउट करेंगे। एग्जामिनेशन स्कीम में आपको बता दिया मैंने कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर का आपको इंपॉर्टेंट बात है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, एक्सेप्ट साहित्य पेपर्स और इन्फॉ एक्सेप्ट साहित्य पेपर और आचार्य जो पेपर्स होते हैं उनको छोड़ करके। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर में क्या चीजें होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हमारा जो कोर्स कोड है जो एमएससी और एमसीए वालों के लिए है वो ये होगा 2A, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 2 पार्ट में ये डिवाइड होगा, 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन के जो। ठीक है, 2 पार्ट, 25 क्वेश्चन में क्या क्या होगा, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज होगी, कॉम्प्रिहेंशन होगा, वर्बल एबिलिटी होगी, जनरल अवेयरनेस होगा, मैथमेटिकल क्वांटिटी एबिलिटी होगा और एनालिटिकल स्किल से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 क्वेश्चन आपके जो भी आपने जिस भी कैटेगरी से भरा है, सपोज दैट अगर आपने एमएससी से भरा है, एमसीए से भरा है, यानी कि आपका कोर्स कोड अगर SCQP09 है, ठीक है, जो कि हमारा SCQP01 से SCQP30 तक है, तो इसके बीच में ही हमारा कोर्स कोड आता है SCQP09। ठीक है, जिसके लिए हम एप्लीकेट कर रहे हैं। तो हमारा ये वाले जो 75 क्वेश्चन होंगे, ये डोमेन जिसमें मैथ्स या कंप्यूटर होगा, जो भी डोमेन स्पेसिफिक है वो आएगा। अभी सिलेबस हमने अपडेट नहीं किया है, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि इसमें और कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐड होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट के अपडेट होने के बाद ही सारी चीजें क्लियर होंगी। ये जब हम कर लेंगे, इसके बाद में हमको आगे यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि कैंडिडेट कैन चूज द मैक्सिमम ऑफ 20 टेस्ट पेपर्स कोर्स एंड ऑल। जितने भी टेस्ट पेपर्स में से हैं, आपको 20 टेस्ट पेपर चूज करने की यहाँ पर चॉइस दी गई है। हर क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। इंग्लिश और हिंदी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपसे पूछा जाएगा। किसमें? पार्ट ए में। पार्ट बी जो है वो आपका डिपेंड करेगा जो भी आपने अप्लाई किया होगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मार्किंग स्कीम के लिए। तो मार्किंग स्कीम में हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने गलत उसका आंसर किया तो 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा। अनआंसर्ड अगर आपने किया है तो कोई मार्क्स आपका नहीं काटा जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है मार्किंग स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करेंगे, कि मार्किंग स्कीम लगभग मैंने आपको बता दी है कि +4 -1 और 0। ये आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन का आंसर देना जिसका आप जानते हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ सेंटर्स, यानी कि जो एग्जामिनेशन सिटीज हैं
उनके बारे में बात की गई है। हर सिटी के यहाँ पर कोड दिए गए हैं। आप जिस भी सिटी से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, उस स्टेट से आप जो भी आपके नियरेस्ट सिटीज हैं उनको आप एप्लीकेशन करेंगे। 2 सिटी आपको चूज करने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश की बात करूं, तो मध्य प्रदेश में इतने सारे सेंटर्स दिए गए हैं, ठीक है, काफी सारे सेंटर दिए गए हैं, ठीक है। या हम उत्तर प्रदेश की बात करें, किसी भी जिस भी स्टेट की, महाराष्ट्र में कितने सारे सेंटर्स दिए गए हैं, जो आपके नियरेस्ट होंगे वो आपको चुनना होगा। लेकिन अगर कोई भी अलग सेंटर भी दे देते हैं तो वो उनकी चॉइस के ऊपर होगा, आपसे चूज करने के लिए कहा जाए। दैट क्लियर। इसके बाद में अगर आपका ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त कोई भी प्रोसीजर अगर आप करते हैं और फेल हो जाता है, तो आपको हेल्पलाइन फॉर पेमेंट रिलेटेड क्वेरीज भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो जिस भी गेटवे के थ्रू आप करेंगे, उस गेटवे के थ्रू सारे यहाँ पे चार्जेस भी देखने को मिल रहे हैं। और अभी आपको जिस भी मोड से कर रहे हैं, तो यहाँ पर सभी के हेल्प डेस्क नंबर भी दिए गए हैं। देखिए, ये दिया गया है ना, केनरा बैंक का दिया गया है, एसबीआई का दिया गया है। तो ये सारे आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद में देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की जो गाइडलाइन है वो भी आपको दी गई है कि आपको कैसे क्या करना होता है। आप एक बार रीड करें, अगर आपने कभी भी एग्जाम नहीं दिया तो ये इन्होंने यहाँ पर सैंपल भी दिखाया है करके सारी चीजों का, ठीक है। इसके बाद में आप जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है सर्टिफिकेट को लेकर के। जैसे है ये जो सर्टिफिकेट का एनेक्स्चर 1A है, ये है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। जिसके जिसका जो फॉर्मेट है वो ये है कि अगर आपका इस तरीके से बना होगा तो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। जरूरी नहीं है कि आप इसी सर्टिफिकेट को माने। आपके पास में अगर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका वो भी चलेगा। बस ये जो मापदंड है जो इसमें लिखे हैं वो होना चाहिए। क्या जो भी डेजिग्नेशन यहाँ पे देखिए, सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर आप इसी फॉर्मेट पर बनवाएंगे तो इसको भी वैलिड करेंगे। एनेक्स्चर 1B में डिक्लेरेशन है, जो भी जनरल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही चलेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा। तो उससे पहले का होगा तो वो आपका अनवैलिड होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आप एप्लीकेशन करते वक्त आपका कोई भी सर्टिफिकेट लगेगा नहीं, तो आप इत्मीनान से इसको बनवा लें, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए, यानी आपका स्टेट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही ओबीसी एनसीएल यहाँ पर होना चाहिए। और जिस फॉर्मेट में यहाँ पर ये देख दिया है, अगर आप इस फॉर्मेट में बनवाना चाहें तो इस फॉर्मेट में, नहीं तो इस तरीके से। देखिए, जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है, बस उस फॉर्मेट को ये फॉलो करना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जिस जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन होने चाहिए वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने लिखी हुई हैं कि किस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के साइन यहाँ पर वैलिड होंगे, ठीक है। अब आप जिस भी स्टेट में बिलोंग करते हैं, क्योंकि हर स्टेट की जो अथॉरिटी है वो अलग अलग है। कहीं पर डीएम साइन करते हैं, कहीं पर कलेक्टर साइन करते हैं, कहीं पर डेप्यूटी कमिश्नर के साइन होते हैं, कहीं पर तहसीलदार साइन करते हैं, कहीं पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो साइन करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, और वहाँ की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन सी है। तो इट डजेंट मैटर, इनमें से किसी एक के साइन होने चाहिए, यहाँ पर ये दिया गया है। मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा डीएम लेवल का बना है, मेरा आरओ लेवल का बना है, ठीक है, मेरा सीओ लेवल का बना है। तो डजेंट मैटर कि कौन सा लेवल का बना है, आप इस फॉर्मेट में जो अथॉरिटीज दी गई हैं इनमें से जो हो उनका अगर साइन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और वैसे भी एक क्लास का ऑफिसर अगर साइन कर रहा है तो डेफिनेटली वो इन सारी अथॉरिटीज में आता है, ठीक है। इसमें भी इनका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया है। तो ये एनेक्स्चर फॉर्म यहाँ पर दिए गए, जितने भी रेजोल्यूशंस नंबर दिए गए हैं आपके सर्टिफिकेट में सारे वो मेंशन होते हैं, वो इन्होंने सारे दिए गए हैं, ठीक है। आप इसको देख लेना। इसी तरह से कैंडिडेट ओबीसी एनसी सर्टिफिकेट के लिए भी डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी है, तो आप इसको भरेंगे और लगाएंगे, जिसको 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही होना चाहिए। यानी सर्टिफिकेट आपका पुराना है तो वो वैलिड नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान हमेशा से, ठीक है। पुराने सर्टिफिकेट को वैलिड नहीं माना जाए, क्लियर। इस सर्टिफिकेट को भी आपको अपलोड नहीं करना होगा। इसके बाद में एससी एसटी का सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो ये दिया गया है। आपका जो रेजोल्यूशंस हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं जिस भी स्टेट से हैं वो यहाँ पर मेंशन है। ये तो सभी के लिए मेंशन किए गए हैं, लेकिन आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट का रेजोल्यूशन यहाँ पर आपके भी सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए।
तो इट डजंट मैटर, आप एक बार दिखवा लें कि जो आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट है वो आपका सही है या नहीं। तो इसके लिए आप जो तहसील ऑफिस होते हैं, जन सुविधा केंद्र होते हैं, उन पर जाकर के कांटेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर ये सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। इसमें कोई यहाँ पर डेट का दिक्कत नहीं है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, बस इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर इस फॉर्मेट में जो रेजोल्यूशंस लिखे हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। देखिए जैसे जम्मू कश्मीर के लिए 1989 लिखा है इन्होंने, ठीक है। गोवा या जे उत्तर प्रदेश के लिए 1967 लिखा है। तो ये जो यहाँ पर बातें लिखी हैं वो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये स्टेट का भी चलेगा, इसमें लिए ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं की गई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही लिखा हुआ होना चाहिए। बस सर्टिफिकेट में जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक सेंट्रल सर्टिफिकेट में या जो भी सर्टिफिकेट में आपको जो रेजोल्यूशन दिए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी अगर कोई हुए हैं सर्टिफिकेट को लेकर के, तो वो आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होना चाहिए, दैट्स इट। इट डजंट मैटर, आपका स्टेट का भी चल जाएगा, सेंट्रल का लिखा है तो सेंट्रल के लिए भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह। दूसरी बात, लैंग्वेज भी कोई मैटर नहीं करेगी, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी होगा तो ये चल जाएगा। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन इसका भी दिया गया है, तो आपको इसका भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इन्होंने दिया है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद का ही चलेगा, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पर आई अंडरस्टैंड द न्यू गाइडलाइन फॉर्म द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये साथ इश्यूड ऑन और आफ्टर। तो अगर आपका पुराना है तो शायद इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि निमसेट के लिए तो नहीं बनवाना था, पर इसके लिए इन्होंने ये गाइडलाइन दी है, तो आप बनवा लें अगर आपका नहीं बना है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो भी बोला है कि इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कई सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं तो कई लोगों के पास में पुराने सर्टिफिकेट भी हैं, ठीक है। बस स्टेट और सेंट्रल का कुछ इसमें ऐसा नहीं है मैटर, लेकिन फिर भी आप अपने सर्टिफिकेट को एक बार दिखवा लें, क्लियर। इसके बाद में एनेक्सर 4 जो है वो पर्सन डिसेबिलिटी का है। अगर आप 40% से लेस देन होंगे तो आपका नहीं चलेगा। 40% या 40% के ऊपर होगा आपकी डिसेबिलिटी, तो जिस तरह की डिसेबिलिटी होगी वो आपकी यहाँ पर मेंशन होगी। यहाँ पर सारी सीएमओ जो आपका होता है वो आपका करेगा, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसके साइन होते हैं। इसके बाद में वही उसी से रिलेटेड ये सारी एनेक्सर्स आपको दिए गए हैं। अब बात आती है कि जो अब बात आती है कि जो आपके लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज मैंने आपको बता दिए थे। इसके बाद में जो आपका कोर्स कोड है SCQP09, ठीक है। अब ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के में कराया जाएगा, वो सारी यूनिवर्सिटीज की डिटेल यहाँ पर दी गई है, तो आप इसको रीड करेंगे। काफी सारी यूनिवर्सिटी में ये कोर्स कोड कराया जाएगा। इसमें MSc MCA या MTech कोर्स होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके अलावा जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी में होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, ये मतलब इन यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट्स भी अच्छे हैं और इन यूनिवर्सिटीज में जाना भी चाहिए। अगर आप निमसेट वगैरह के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, या निमसेट में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो कंडीशंस में ही हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। इसके बाद ITM यूनिवर्सिटी भी ठीक ठाक है। कई सारी यूनिवर्सिटी आपको मिलेंगी देखने को, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जिन यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट्स अच्छे हैं बस उन्हीं के में हमको अप्लाई करना है। जैसे JNU है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाता है ना। इसके बाद में MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी भी ठीक ठाक है, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम आगे चलेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो कि इस बार ऐड हो गया है, ठीक है। पिछली बार अलग से लिया था इन्होंने एग्जाम, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी इस बार हो गया है। आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी बेस्ट होगा, पर डिपेंड करता है कौन कौन से कोर्सेज किस किस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, चलाए जा रहे हैं। बस ये आपको ध्यान देना है। यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं, आपको ध्यान जो चुनना है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए अलग कोर्स कोड आ गया है, तो आपको वो ध्यान नहीं देना। अब जिस कोर्स कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स कोड के रिगार्डिंग यूनिवर्सिटीज आपको दी गई हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारा कोर्स कोड है एलिजिबिलिटी को लेकर के। अभी कई सारे लोगों के अंदर एक क्वेश्चन है, सर हम क्या एलिजिबल हैं CUT के लिए। तो मैं अभी आपको जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं जैसे BHU JNU या दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है, ठीक है, ट्रिपल M यूनिवर्सिटी, तो APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, AKT यूनिवर्सिटी, तो इन्हीं की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूंगा। मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपको जो बता रहा हूँ हो सकता है
कि उसमें हम आपसे कुछ मिस कर जाएं, पर मैं आपसे जरूर कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कोर्स के रिगार्डिंग जो एलिजिबिलिटी लिखी है, कोर्स के रेफरेंस में जो एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, उसको आप जरूर ध्यान से पढ़ें एप्लीकेशन करने से पहले, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए SCQP ये कोड है, कंप्यूटर एप्लीकेशन ये ब्रांच है, MCA कोर्स है, पैटर्न 25+75, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी यानी MMM गोरखपुर के लिए। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो द कैंडिडेट शुड हैव द पास्ट BCA या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री, या तो ये होना चाहिए और पास्ट हो। ठीक है, BSc BCom BA with minimum passing mark in mathematics at 10+2 लेवल और एट ग्रेजुएशन लेवल। हालांकि निमसेट ने भी BSc BCom और BA वालों को एलिजिबल किया है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन डाल दी कि ग्रेजुएशन में मैथ्स आपका होना चाहिए। बट चूंकि CUET ने कहा है कि 10+2 यानी कि आपका 12th लेवल पर हो मैथ्स या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर हो, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरी बात, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है 50% और निमसेट में है 60%। तो जो 50% या 50% से ऊपर है, लेस देन 60% है, वो निमसेट के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, जो कि CUET आप उनके लिए बेस्ट एग्जाम है। इज दैट क्लियर? तो ये तो एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, आप इत्मीनान से इसको पढ़िएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में सारी चीजें दी गई हैं। अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इसमें भी अगर हम बात करेंगे MCA होता है। तो देखिए ये कोर्स है MCA, और BCA BSc BCom BA ऑफ 3 मिनिमम ईयर्स ड्यूरेशन विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, और सेम एलिजिबिलिटी है जो MMM की है, वही APJ अब्दुल कलाम की। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि सबसे बड़ा एग्जाम है, जो अलग से लेते थे, जो अब CUET के थ्रू होता है। 60% यानी BHU अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 60% आपका होना चाहिए, या 6.5 CGPA होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो डिग्रीज यहाँ पर मेंशन की हैं वो या तो BCA हो, BIT हो, BTech हो, BSc विद कंप्यूटर साइंस, या एज अ मेन और एंसिलरी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट डिग्री, या फिर BTech हो, BE हो, या है ना, in any branch will be required to taking bridge course as per the university rules, और BA BSc in mathematics या statistics और equivalent डिग्री। तो अगर ये डिग्रीज में से आपका कोई भी डिग्री है, लेकिन 60% होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो जो निमसेट की एलिजिबिलिटी है लगभग वही एलिजिबिलिटी इसमें भी दी गई है, आप एक बार अच्छे से इसको रीड आउट करिएगा। ठीक है, MC कोर्स के लिए जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। इज दैट क्लियर? इसके बाद में हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि JNU भी अब CUET के थ्रू होने लग गया है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर भी BCA या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री विद एटलीस्ट 55%। देखिए JNU में हमको 55% यहाँ पर मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो अगर निमसेट हम अप्लाई करते हैं तो 60% होना चाहिए, पर अगर किसी के 55% या 55 से 59% तक होते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट भी निमसेट को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम है, तो उनको भी इस एलिजिबिलिटी में ध्यान देना पड़ेगा कि वो इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। BSc BCom BA भी एप्लीकेशन कर सकते हैं विथ मैथमेटिक्स एट 10+2। यहाँ पर भी देखिए 10+2 या ग्रेजुएशन लेवल पर ही मैथ्स होनी चाहिए, तो ये भी सबसे अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आप इसको अच्छे से एक बार रीड आउट करिए। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब बात करेंगे यहाँ पर BHU में एक और कोर्स हो चलाया जाता है, जैसे PGD जिसको बोलते हैं ना, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, जो कि बिग डेटा एनालिटिक्स से होता है। इसकी भी एलिजिबिलिटी आप एक बार देख लें अच्छे से, अगर आप इसके लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। क्लियर? देन हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी MSc कोर्स भी होता है, तो उसकी भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मेंशन है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारी
कोर्सेस यहाँ पर देखिए एमएससी कंप्यूटर साइंस से भी होता है, ये कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन से हो रहा है। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। क्लियर। इसके अलावा देखिए अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, जो इस बार शामिल की गई है, इसमें पहला जो कोर्स है ये है ऑपरेशन रिसर्च से मास्टर्स। इसकी भी यहाँ पे उन्होंने एलिजिबिलिटी लिखी है, आप इसको अच्छे से रीड आउट करिए कि बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 2 कोर्स इन मैथमेटिकल साइंसेज, यानी मैथमेटिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, स्टेटिस्टिक्स हो या ऑपरेशन रिसर्च हो, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 2 कोर्सेज इन मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस। तो जो लोग इस कोर्स से करना चाहते हैं वो करें। अब दूसरा कोर्स जो इनका है वो है एमसीए, जो कि अलग से ही लेते थे। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बोली है वो ये है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 2 कोर्सेज इन मैथमेटिकल साइंसेज। इसका मतलब ये है कि या तो मैथमेटिक्स के पेपर 2 पेपर हो ईयरली बेसिस पर, या कंप्यूटर साइंस के हों, या स्टैटिस्टिक्स के हों, या ऑपरेशन रिसर्च के हों अंडर एनुअल मोड, या एटलीस्ट 4 कोर्सेज इन मैथमेटिकल साइंस, यानी कि अगर सेमेस्टर मोड में होगा तो 4 पेपर होने चाहिए मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर साइंस के, स्टैटिस्टिक्स के या ऑपरेशन रिसर्च के इन सेमेस्टर मोड। और जो आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए वो 50% चाहिए। तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। ठीक है, जो लोग निमसेट एलिजिबल नहीं है या निमसेट की एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग डीयू कर सकते हैं, जेएनयू कर सकते हैं। बीएचयू के लिए 60% चाहिए, जेएनयू के लिए 55% चाहिए, और डीयू ट्रिपल एम AKTU, ठीक है, इन सभी के लिए 50% है। और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सभी की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जब आप फॉर्म एप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसके पहले आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर रीड करें, ताकि आप जब काउंसलिंग के समय पर बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो आई होप कि मैंने आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्कीम है, मार्किंग स्कीम है, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है, इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ों पर हमने आपके साथ में डिटेल में चर्चा की है, क्योंकि हम आपको भी ये जानकारी दे रहे हैं एमसीए एमएससी कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, इसलिए इतना ही इस बुलेटिन में या इस सेशन में इम्पोर्टेंट है। और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप जरूर अच्छे से रीड करिएगा। सिलेबस अभी अपडेट नहीं किया है, जब सिलेबस आ जाएगा तो आप सिलेबस को भी देख लेना एक बार कि क्या सिलेबस आपका दिया है। सिलेबस 75 क्वेश्चन के लिए ही आपको मिलेगा, कि जो 75 क्वेश्चन आपके जिस डोमेन से रिलेटेड पूछे जाएंगे उसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो आई होप कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपको सीधा इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर ही जाना है। ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट को ही रेफर करना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। और अगले जो हम आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड चीजें बताएंगे वो सारी बातें अभी आपके साथ में हम वो भी शेयर करेंगे हम। पर पहले हम आपके साथ में इंफॉर्मेशन बुलेटिन को लेकर के आए हैं ताकि आप सारी बातों को समझ पाएं।